Hello student, welcome to Exemplar classes. I am Praveen Kumar and I am going to take your classes on mathematics. This is video number 4 for chapter number 1 relation and function and I hope so far आपके doubts clear हुए होंगे relation and functions के कुछ initial topics पर. We have discussed Cartesian product, we have discussed relation, we have discussed type of relation, we discussed functions. And out of those, we discuss the type of function 1, and on 2. Today in this video, I'm going to discuss you about the composition of function, that is how we merge or utilize the two functions. We have some bookish definitions, some mathematical language like this. Well, but before going to this little complicated mathematical things, which used to horrify the student, I'm going to take the two simple examples. One, the common one, and other which is given in NCERT textbook. So before jumping on to the example of the NCERT textbook, मैं आपको demonstrate करता हूँ कि composition of functions किसे कहते हैं. मान लीजिए हमारे पास कुछ machines हैं and let's say I have a chocolate making machine. आप सभी चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं और वही चॉकलेट लेंगे तो चॉकलेट आप कैसा लेते हैं? खुला चॉकलेट कोई नहीं खाता. लेट्स से डेयरी मिल्क, पहले एक ब्लू कलर का रैपर है, उसके बाद आप उसे हटाते हैं, यू आर गोइंग टू गेट येलो फॉयल, फिर आप उसे हटाते हैं तो चॉकलेट मिलता है. तो ये तो है जब आप खा रहे हैं. तो जब ये बनता है तो कैसे बनता है? पहले किसी मशीन के थ्रू चॉकलेट बना, फिर एक मशीन उसके ऊपर रैपर लगाती है और फिर एक और मशीन उसके ऊपर फाइनल रैपर लगाएगी. तो उसमें आप कह सकते हैं कि सेकेंड वाली मशीन ने येलो फॉइल को लगाया और थर्ड वाली मशीन ने ब्लू कलर का रैपर लगाया. तो वी हैव थ्री काइंड ऑफ मशीन्स हियर. फर्स्ट वन विच इज मेकिंग द चॉकलेट, अदर विच इज grabbing the yellow foil, and the third one is giving that nice beautiful wrapper. So यहाँ तीन फंक्शंस हैं और तीनों एक के बाद एक काम कर रहे हैं. मान लीजिए चॉकलेट ही नहीं है तो सेकंड का कोई काम नहीं. मान लीजिए सेकंड वाले पे फॉइल नहीं लगा तो आप एक चॉकलेट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो सिंपली एक जा करके फाइनल पैकिंग में पैक हो जाएगा. वी हैव अ सिस्टम. तो हमारा जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है ये एक ऑर्डर को दिखाता है कि पहले कौन सा फंक्शन हुआ, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा. In Rollman language terms, I can say this is how the machines work. Machines कौन सा काम पहले करता है, फिर कौन सा काम उसके बाद करता है और उसके बाद क्या करता है. आप जानते हैं कि मशीन में आप कुछ डालते हैं तो कुछ बन करके निकलता है. तो अब आते हैं एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में और मैं एक एग्जांपल ले लूँगा जो NCERT के बुक में है. ठीक ऐसा ही लेट्स से कि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं. तो जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ जो सेट ए है ये स्टूडेंट्स का सेट. ये वो स्टूडेंट्स होंगे सेट ए जिन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया. एग्ज़ाम आप दे लेते हैं, कॉपी चली जाती है सेंटर पर चेक होने के लिए. जहाँ सेंटर पर कॉपी चेक होती है वहाँ पर एक सिस्टम है कि जो टीचर्स जो उस कॉपी को इवैल्यूएट करने वाले हैं उनको ये पता नहीं होना चाहिए कि कौन सी कॉपी किसकी है. तो आपके जो रोल नंबर हैं उसे हटा दिया जाता है और वहाँ पर हर कॉपी को कोड दे देते हैं. तो यहाँ है स्टूडेंट. स्टूडेंट विल बी नोन बाय रोल नंबर. तो यहाँ पर होंगे सारे रोल नंबर किसके? स्टूडेंट्स के. उसके बाद एक मशीन, एक प्रोसेस, एक फंक्शन जो हर एक कॉपी को एक कोड प्रोवाइड करेगा. सो हियर वी आर गोइंग टू गेट कोड्स. तो हमारा एक फंक्शन है जिसने हर कॉपी को कोड प्रोवाइड कर दिया. रोल नंबर कॉपी से हट गई. अब उस कोडेड कॉपी को जिसके ऊपर कोई भी कोड हो सकता है वो दे दिया जाता है कॉपी चेक करने वाले को. सो आई कैन से यहाँ स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर से जाने गए, यहाँ कोड से जाने गए और उस कोड को यहाँ कॉपी चेक करके आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मार्क्स. आप कोड में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, आप मार्क्स में इंटरेस्टेड होते हैं. तो हमारा जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है
वो दो फंक्शंस को मिला रहा है, कंपोज कर रहा है। फाइनल ये रोल नंबर 2 मार्क्स। पर कैसे कर रहा है? दो प्रोसेस को मिला करके, पहले ने कोड दिया, फिर दूसरे ने आपको उस कोड के थ्रू यहाँ गए और यहाँ आपको मार्क्स मिला। सो मान लीजिए कि x कोई रोल नंबर, तो ये f के थ्रू मीन्स दिस फंक्शन के थ्रू एक fx बनेगा विच इज गोइंग टू गिव यू द कोड। लेट्स से दैट कोड इज y, और इस कोडेड कॉपी को कुछ मार्क्स मिल गए, लेट्स से z। दैट इज पहले कौन सा प्रोसेस हुआ है? पहले हुआ है f फंक्शन, देन वी हैव g फंक्शन। सो दो फंक्शंस को हमने आपस में कंपोज कर दिया, यही कहलाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सो आप अगर यहां देखें ये x है तो ये fx, x is domain for this function and fx is the range of a। पर जब आप g फंक्शन को देखेंगे तो यही fx इस g फंक्शन के लिए डोमेन हो गया and the range is going to be g of f, g of f of x। कई बार कहा जाता है द कंपोजिशन ऑफ f and g of the function। So nutshell we can say that this is the meaning of composition of function। इसे लिखते कैसे हैं? Well, GOF is known as the composition of f and g। To exist this GOF, आप अगर GOF functions को देखें यहाँ पर, मैंने यहाँ पर दिया this to this। GOF is concerned about the domain of f। What is the domain of f? Set A। Hence, this is the domain which we can say this is the set A। What is the codomain of GOF? Is going to be the codomain of your G function, which is nothing but the set C। You can say it is mapping set A and set C। We are saying that GOF is mapping set A and set C directly, but this is not happening directly because this is the composition of function। Set A is related with B and the B is then related with C। So we were requiring a functions जो इस B को bypass कर दे, क्योंकि आप अपने एग्जामिनेशन कॉपी का कोड जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। यही मीनिंग है GOF और द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मैं जरा स्पेसिफाई कर दूं why we have this condition, that is the range of f must be the subset of domain of G for this to define। मान लीजिए इसके डोमेन में, that is the domain of set B, अगर इस रेंज का सबसेट नहीं है तो शायद यहाँ मैपिंग नहीं मिलेगी। आप नहीं चाहेंगे कि कोई स्टूडेंट यहाँ पर कोड हो, पर अगर कोड नहीं है तो आगे कॉपी चेक नहीं होगी, तो उस स्टूडेंट को मार्क्स नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर व्हाई दिस रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। याद रखिए एक बार फिर से, अगर आप यहाँ पर रोल नंबर वाले स्टूडेंट को आपको कोड देना ही देना है, मान लीजिए आपने कोड नहीं दिया तो कॉपी इवैल्यूएशन के लिए नहीं जाएगी। Hence, we can say that the range of this f must be the subset of domain of G। Now, I'm going to take the next example to understand it, this thing, because this is compulsory to understand। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो कई ऐसे फंक्शंस होंगे जहां आपको सेट को डिफाइन करना होता है। हर चीज़ हो सकता है कि f डिफाइन हो सकता है कि GOF भी डिफाइन हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी डिफाइन होगा। आपको इस सेट के ऊपर ध्यान देना है। सो आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वेल, आई हैव टू फंक्शंस, वन इज फंक्शन f, अनदर इज फंक्शन g। इसे मैं ज़रा मॉडिफाई कर दूँ, दैट इज इट इज़ फ्रॉम सेट C टू सेट D। नाउ if you look only the function fx, this is the domain set A and the set B is the codomain। The range part is this one, मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं है, that is the दिया हुआ कंडीशन जो हमने कहा था, that is the range of f must be this। To understand that, let's say मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया है f में, एंड
let's say it is not the subset, it is here. Now, if you look at this, if I have an element here, which is the range of f, let's say ये डोमेन का पार्ट नहीं हुआ. अगर डोमेन का पार्ट नहीं हुआ है जी वाले फंक्शन के लिए तो आप इसकी मैपिंग आगे नहीं कर सकते हैं. इसलिए ये ज़रूरी है कि इसका जो रेंज होगा दैट इज़ द डोमेन ऑफ जी का सबसेट होना चाहिए आपका रेंज f, बिकॉज वी नीड द मैपिंग टू दिस सेट. होप आई एम क्लियर इनफ. ये है आपका fx, सेट a, सेट b, इंडिविजुअली डिफाइंड. This is set C, set D, individually defined, but for GOF to define, it is compulsory that it follow this relation. अगर ऐसा नहीं है तो आप पहला ऑपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन आप दूसरा ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे. So execute the second operation. This is the need and this is the point to remember. So hope this chart is giving you a clear outlook why it is necessary. जब भी आप कोई फंक्शन लें इस कंडीशन को जरूर चेक कर लीजिएगा. एक छोटा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं which is given in NCERT जहां आप इस मैपिंग को देखते हैं. So we have this example here. I have two functions f and g and I'm asked to find out what is going to be g of f. पहला फंक्शन which is the f, your first set is 2, 3, 4, 5. The second, that is your codomain, is 3, 4, 5, 9, and the function is defined as f of 2 is 3, f of 3 is 4, f of 4 is 5, and f of 5 is 5. Then we have the second function, that is g. 3, 4, 5, 9 is the domain, 7, 11, 15 is your codomain. तो जरा मैपिंग के हिसाब से मैं देख लूँ तो मैपिंग के लिए आई कैन से फॉर द f टू डिफाइन लेट्स से दिस 2, 3, 4, 5 एंड लेट्स लुक एट द मैपिंग दैट इज 3, 4, 5, 9. मैप कर दूँ मैं. f of 2 is 3, so this is the mapping. 3 is 4, 4 is mapped with 5, 5 is mapped with let's take it as 9. Now we have second function that is g. Have a look. This is the range of f and this is the domain of g. Both are the equal set, hence we can say that this is the subset, so this is going to be defined. अब मैं यहाँ पर दूसरा सेट ले लेता हूँ g के लिए. What are the elements? 7, 11 and we have 15. We have the function that is g. 3 is mapped with 7, fine. 4 is mapped with 7, fine, no problem. Here also, no problem. So the g is defined. Let's see how to write. मुझे क्या पता करना है? GOF. GOF is going to be the function. एक बात याद रखिए, the composition of function is also a function. So this is your mapping for GOF. Let's say if I write GOF of 2, because the GOF of x किस सेट से किस सेट में मैपिंग हुई है? 2, 3, 4, 5. That is going to be the domain of f, and this is to map with the codomain of g, that is 7, 11 and 15. So GOF of 2 is equals to, I can write this. What is f of 2? F of 2 is 3. What is g of 3? That is equals to 7. So I can say that GOF, that 2 is mapped with 7. In the same way, we can say GOF of 3, GOF of 4, GOF of 5 is equals to 3 mapped with 4, 4 is then mapped with 7. 4 is mapped with 5, 5 is then mapped with 11. 5 is mapped with 9, 9 is then mapped with again 11. मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा ले लूँ. लेट्स से आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस वन. तो अगर आपको GOF फंक्शन को डिफाइन करना है तो जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे
those are going to be 2 7, 3 7, 4 11 and 5 11. That is how we mapped. But let's say if by any chance, say I have a set element 6 here, and let's say the mapping of 6 is 12. Let's say, can we able to draw 12 here? Yes, I can say that it is going to be 12. But remember, now this range is not the subset of domain. ये सबसेट नहीं रहा, तो इसकी मैपिंग यहाँ होगी नहीं होगी. Hence GOF is not defined. याद रखिए, अगर आपका ये G डिफाइन नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी मैपिंग नहीं हो रही है, तो आपका G का फंक्शन काम नहीं करेगा. Remember the first definition of domain, that every element of set A or the set of the domain must have a mapping, and that mapping should be unique, which is not present here. इसलिए हमें हर बार ये चेक करना होगा कि जो आपका पहला फंक्शन है उसका रेंज दूसरे वाले फंक्शन का सबसेट होना ही चाहिए. Well, so this is the example. Now let's see another example. बड़ा हॉरिफाइंग सा एक वर्ड होता है क्लास 12th में, जिसे बोलचाल की भाषा में पता नहीं कहते क्यों है, फॉग एंड गॉफ. दिस FOG इज फॉग, GOF इज गॉफ. GOF को पढ़ते हैं द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन F एंड G. याद रखिए F एंड G. FOG को कैसे पढ़ेंगे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन G एंड F, विच इज गोइंग टू बी द ऑपरेटेड फर्स्ट. फॉग में G पहले ऑपरेट होता है and GOF में F पहले ऑपरेट होता है. I'm not quite comfortable with saying fog and GOF. Well, this is the textbook problem जो आपको एग्जाम में आते हैं. एक और बात, बाइनरी फंक्शंस जो आपके बुक में है, अब वो सिलेबस में नहीं है, तो हमारे वीडियो लेक्चर्स NCERT वाले में बाइनरी फंक्शंस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. Well, in this question we are asked to find out FOG and GOF. अब जब आपको मीनिंग पता है, देखिए काफ़ी सिंपल काम है. आई थिंक आई कांट से कैसे इजी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो लेट्स से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट FOG एंड GOF. एक बात बिल्कुल याद रखिए, दिस टू आर ऑल्सो फंक्शंस. ये भी फंक्शंस हैं. डोमेन सम सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन सेम, रेंज, sorry for G also it is going to be same. अब क्योंकि सारे सेट सेम है, then we can say that it is going to be defined. So let's say अगर मुझे पहले fog पता करते हैं, FOG C, we should write this in this way only. We have a meaning F of G of X. Both has the same meaning. Now this is X. What is X? The domain. Domain of what? First function, which is going to be G here. And what is Fx? See, this X is domain, and Gx is going to be the range of Gx. This is the value Gx. Simply put the value Gx. अब ये क्या हो गया? ये हो गया आपके F के लिए डोमेन. What should we do? क्लास 11th में आपने ऐसा काम काफ़ी बार किया होगा. We need to define in this way, that is x upon x minus 1 whole square. Simply यहाँ जो x है आप इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, plus 2. Rest you can solve. You are going to get the value of fog. When we write G of F or the composition of F and G, the function of F and G, and this is Fx, which is going to be operated first. F is going to be operated first. So what is Fx? Is equals to x square plus 2. So I can write G of x square plus 2. Now अब इस सेकेंड वाले फंक्शन, दैट इज G में x के जगह पर आप इसको रख दीजिए. दैट इज गोइंग टू बी x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1. थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूँ. x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय
x plus 1. You get your answer. And you can see that this is also r to r, this is also r to r. आई होप ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो क्वेश्चंस आपको सिंपल आते हैं, ऐसे ही आते हैं. 2 मार्क्स में आ गया, देन इट इज़ योर जैकपॉट इन योर एग्जामिनेशन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव टू सी व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन. व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द आइडेंटिटी फंक्शन. अभी तो आपने देखा कि पहले वाले सेट से हम मैपिंग कर रहे हैं दूसरे सेट में. तो पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए. Why we need identity function right now and what is called inverse function. So it's a time to define inverse of a function. और identity function is quite simple one. जब आप कहते हो किसी भी फंक्शन के लिए fx is equals to x. What is fx? You can say it is y. So y is equals to x. This is called identity function. The meaning is your input is x and your output is also x. So you may have a graph for x is equals to y. So how the graph we can obtain? This is y is equals to x. This is what we mean by identity function. पर अभी हमें देखना है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होते हैं. मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट, we have a set A and we have a set B. Say x is the element of set A and let's say y is the element of set B. If I have to map from set A to set B, I have function F. So far we know this, but sometime we need something in reverse way. I want this to happen. I want this to happen. For this we need something. यानी अगर function f, if function f is mapping from set A to B, where is the function which can map us from the set B to set A? तो ऐसे function जो set B से set A की तरफ मैप हो, हम लोग उसे ही इनवर्स फंक्शन कहते हैं. एंड लेट्स से एक नाम दे रहे हैं सेट जी. लिखने के लिए हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं एफ इनवर्स. रिमेंबर दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1/f. ऐसा नहीं है, आप ऐसा लिखोगे तो ये गलत है. मिटा दूँ, सिर्फ बता दिया. इट इज़ जस्ट अ सिंबल फॉर द इनवर्स फंक्शन. वेल, इसे समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लूँगा और उसके बाद समझूंगा. बट रिमेंबर, मैपिंग रिवर्स हो रही है. सो विच फंक्शन कैन डू दिस थिंग? टू अंडरस्टैंड दैट, फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. नाउ अगर मैं आपसे कहूँ पहला फंक्शन ये f हुआ. लेट्स से दैट इफ आई ऑपरेट द सेकेंड फंक्शन विच आई नेम दैट g, तो डोमेन स्टार्ट कहाँ से हुआ है? सेट A से. पहले मैपिंग हुई सेट B में, और जब G को आप ऑपरेट करें तो आपकी मैपिंग कहाँ जानी चाहिए? सेट A पर. यानी आपका इनपुट x और आपका आउटपुट, द कंपोजिशन ऑफ दिस फंक्शन इज which you can say is nothing but as you said, GOF is going to end up at A. तो हमें अभी देखना है कि how we can define this. But remember, अगर मैं इस कंपोजिशन को अलाउ करूं तो मेरा सेट A से ऑपरेशन स्टार्ट होना चाहिए और सेट A पर एंड होना चाहिए. Now it is something like this, what we call as identity function. अब आप कहोगे कि ये f है या ये वाला f है. नहीं, ये अलग चीज़ है. वी कैन से दैट दिस इज द फाइनल रिजल्ट. जो आप डोमेन में डाल रहे हो वही आपको रेंज में मिल रहा है, बट दिस इज ऑन द कंपोजिशन बेसिस. नाउ अगर इसे ऐसा समझने में दिक्कत है तो एक काम हम लोग कर सकते हैं. लेट्स नेम इट एज h, सॉरी, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू दिस f. तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जहां हम कुछ पुट करें
और फिर इक्वल्स टू उतना ही आना चाहिए. मीन्स द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मस्ट एंड अप एट x और एट सम सेट. सो इट्स टाइम टू सी द एग्जाम्पल. उसके बाद हम लोग इसे डिफाइन करेंगे और फिर फंक्शन g को डिफाइन किया हुआ है. देन वी आर आस्क्ड टू प्रूव समथिंग. GOF इज इक्वल्स टू IA. सबसे पहले तो आपको इस दो टर्म का मीनिंग समझ लेना चाहिए. दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट A. व्हाट इज सेट A? इज दिस. एंड व्हाट इज IB? आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट B. थोड़ी सी मैथमेटिक्स काफ़ी सिंपल सा है, पर देखिए वी हैव टू प्रूव दिस टू थिंग्स. आइडेंटिटी फंक्शन. सो लेट्स से अगर मैं कहता हूँ GOF ऑफ x, सो इट इज G ऑफ f ऑफ x is equals to G of f of x. What is f of x? Is this. What is g of x? We need to apply here. That is 7 times of plus 4 divided by 5 times of if you solve this, मैं डायरेक्टली रिजल्ट को लिख रहा हूँ. इट इज गोइंग टू बी x. आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं. मैं उतना सॉल्व नहीं करूँगा, थोड़ा टाइम का भी रिस्ट्रिक्शंस है. जस्ट टू अंडरस्टैंड आप इसे देख करके लिख सकते हैं. नाउ इफ आई एम सेइंग GOF, आपको GOF क्या प्रूव करना है? दैट इट शुड बी ऑन द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट A. लुक एट दिस. ये रहा fx. यहाँ जो x आप देख रहे हैं इसके लिए डोमेन कौन सा होगा? इस GOF मीन्स इस कंपोजिट फंक्शन का डोमेन है fx का डोमेन. व्हाट इज द डोमेन ऑफ fx? इज दिस. और ये है आपका सेट A. तो आपने यहाँ पे जो इनपुट डाला है वो सेट A से आया और आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? x. डेफिनेटली वो सेट A का ही होगा. इट ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट A. Hence, it is written as IE. Same way. तो आप अगर इसे यहाँ देखें, let's say, मैं यहाँ 3 बना दे रहा हूँ. I have a purpose. And AB नाम दे देता. सबसे पहले fx ऑपरेट हुआ है. You can see that this is f and fx is going to be from set A to set B, and then we have operated the function which is called as g. For g, this is your set B and up to set A. तो आप अगर देखोगे GOF की मैपिंग सेट A से सेट A में ही हो गई. दैट इज x से स्टार्ट हुआ. My task is end up at x. This is what we call earlier is identity function. Fx is equals to x. Same way you can show FOG is equals to IB. To solve that, इसे मैं एक बार लिख दूँ. How to find? To find f of g of f of g of x is equals to f of. Write the value of gx here first, and that is equals to, this is 7x plus 4 divided by 5x minus 3, which should be equals to 3 times of you can again solve and you can able to see that it is equals to x. Here ये जो इनपुट आप देख रहे हो x,
ये किसका है? ये डोमेन ऑफ जी का है. व्हाट इज द डोमेन ऑफ जी? दिस, which is nothing but set B. So I can say that this comes from set B, hence if it comes as A, it should be on set B. Hence it is written as identity function on set B, जो आपको यहाँ दिख रहा है. So far this is easy to prove. Now let's see the next, what we mean by inverse. With this example should be clear enough what should be inverse, but हम लोग इसको आगे भी ऑपरेट करते हैं. Is definition of the inverse of a function. Let's say that I have a set A and I have a set B. I have a function f which is mapped in the set B so that y is equals to fx. Fx is from A to B. Now let's assume that I have another function g such that it is mapping from set B to set A. मैं इसे हटा दूँ. दिस इज G. मैं इसे भी हटा दे रहा हूँ. Here you have y. So what the function g is going to be? That is g of y, and that should be equals to x. Here it is very important to notice that it should be a bijection. Why it should be a bijection? Means 1 1 on 2. जरा मैं इससे कुछ एलिमेंट को मैप करूँ. से दिस इज व्हाट वी कॉल 1 1. मान लीजिए कि ये 1 1 न हो, ऐसा. लेट्स से कोई भी 1 2 लेट्स से A B and C. मैंने एक एलिमेंट ले लिया. fx is going to be defined, that is for sure. तो जब आप रिवर्स मैपिंग करोगे, so sorry, I should write this. Delete. Let's say I have 1 2 A B and let's say I have 3 which is mapped in this way. This f is defined according to this. There is no problem. Let's say why I'm explaining why the bijection is important. जब आप G को मैप करने जाओगे तो B की यूनिक मैपिंग नहीं रह जाएगी. तो क्या G ऑपरेट होगा? No. Hence the function need to be 1 1. We need something here. It has to be 1 1. Hope I am clear enough. Why 1 1 is required? Now let's say why it should be onto function. मान लीजिए कि यहाँ पर सेट से D हो, which is not mapped. If it is not mapped, that is say D is not mapped. F तो आपका डिफाइन है. जब आप इसको उल्टा लेकर के जाओगे, that is if you are going to operate the function, you are not going to get the mapping in the set A. Means फंक्शन के डेफिनेशन को ये वायलेट कर जाएगा. क्यों? क्योंकि ABC is going to the domain of the function G and the D has no mapping. Hence 1 1 and on 2 होने चाहिए. कौन कौन से? F और G दोनों ही 1 1 and on 2 होने चाहिए for this to happen. अगर ऐसा नहीं है तो इनवर्स डिफाइंड नहीं होता. बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें याद रखिए. अगर फंक्शन 1 1 on 2 नहीं है तो इनवर्स डिफाइंड नहीं होते. हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यही है. तो हम लोग उसको उसमें देखेंगे. दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स से fx is mapped from set A to set B. Now I have a function g which is mapping from set B to set A such that fx is equals to y. This is called the inverse of a function. कौन सा? g. g is the inverse of x. Equally I can say f is the g is the inverse of f. Equally f is the inverse of g. तो यहाँ जो फंक्शन g है हम उसे लिख सकते हैं f इनवर्स. क्लास 12 के लिए जो ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. दो तरीके से आप पता कर सकते हैं. तो वी आर गोइंग टू टेक द 2 क्वेश्चंस टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. सो लेट्स सी द एग्जांपल. So this is our question where we are asked to find out the inverse of the function fx is equals to 2x plus 7. You can see it is the real function, so you don't need to bother.
रियल फंक्शंस के लिए आपको इन्वर्स मिल ही जाएंगे. फर्स्ट स्टेप, पुट fx is equals to y. I write the step here. Just put the value, that is 2x plus 7 is equals to y. In the second step, solve x in terms of y. So x is equals to y minus 7 divided by 2. अब अगर आप सेट को देखोगे तो देखिए दरअसल होता ये है that x is in the first set, y is in the सेकेंड सेट. अगर ये f है तो ये g है, विच यू कैन से इनवर्स है. मैपिंग कहाँ से होनी चाहिए? सेट b टू सेट a. हेंस वी शुड रिप्लेस x बाय f इनवर्स. सो f इनवर्स y. क्यों? कि ये आपका f इनवर्स का डोमेन क्या है? दैट इज y इज इक्वल्स टू y माइनस 7 बाय 2. व्हाट इज y? द आर्बिट्ररी वैल्यू. So we can replace y by x. So f inverse x is equals to x minus 7 divided by 2. So it's so simple. Now there is another method to find out the inverse, और उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूँगा. Let's see that. We have a question here. fx is equals to 2 to the power x into x minus 1. और आपका ये डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है, आपको f इनवर्स पता करना है. सॉल्व तो आप कर सकते हैं, लेकिन जरा इसको सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक द अनदर अप्रोच इज f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट? तो जैसा कि अभी आपने देखा था, इज इक्वल्स टू x. That is the identity function, इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था. Now I can solve this function to find f inverse. So I can say f of f inverse x is equals to x. So I can write the value 2 to the power f inverse x into f inverse x minus 1 is equals to x. Now I can solve it for f inverse, this by using the logarithmic function. So if you know the logarithmic value, then you can able to say that it is going to be f inverse x into f inverse x minus 1. So it is f inverse x whole square minus f inverse x minus is equals to 0. Solving the quadratic equation, we are going to get this. But you should know that minus value is going to be ignored. Why? Because it is 1 to infinity, minus is going to be not allowed. So we should remove this. This is the inverse of a function. So we can find inverse of the function by two way. पहला, आप x is equals to y put कीजिए, solve it for x in terms of y and then replace it. Second is this, that is by using the identity function you can solve and get. आपको इससे ज़्यादा किसी मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब एक सिंपल सा एक ग्राफिकल कंक्लूजन देख लेते हैं. लेट्स सी अ सिंपल ग्राफिकल कंक्लूजन. We have identity function. Now we have I've defined something f inverse. fx ordered pair आपका होगा ab, that is the function. f inverse के लिए आपका ordered pair होगा ba. ab and ba में क्या relation है? These are nothing but a mirror image of this. y is equals to x. If I am saying ab is here, ba is going to be here.
तो मान लीजिए अगर मैं कहूँ दैट आई एम गोइंग टू डिफाइन any function by say this way, ऐसा, it is going to follow the mirror image with y is equals to x. So if it is fx, it is going to be f inverse x. तो मैं आपको दरअसल बताना ये चाहता हूँ, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स अगर आप ग्राफिकल वे में देखेंगे तो y इज इक्वल्स टू x एक लाइन अज्यूम कीजिए और आप यहाँ पर एक मिरर को प्लेस कर दीजिए, तो जो इसका इमेज बनेगा वो इन्वर्स ऑफ द फंक्शन होगा। इसका उल्टा भी ट्रू है। आप अगर f इन्वर्स कहते हैं कि ये एक फंक्शन है, सो इफ आई नेम्ड इट एज g, तो g का इन्वर्स f का इन्वर्स g। सो इन्वर्स ऑफ द फंक्शन इज द मिरर इमेज ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू x। ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको एंट्रेंस में काफ़ी एप्लीकेबल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ वी नीड, अगर आपके और भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में डालिए। वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द फंक्शंस। अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द टेस्ट in our mobile app. Thank you.